Welcome to EduSet broadcast. Dear students, from now onwards, we are going to telecast the practicals in the subject of chemistry for class 12th. Dear students, practicals are the integral part of our syllabus, and moreover, students love to perform practicals, and practicals also help in clarifying many difficult aspects of the chemistry. So, for that, for your benefit, we have started this series of practicals. Now, our first practical is to prepare the crystals of Mohr salt, or it is known as ferrous ammonium sulphate, which is formula is FeSO4 NH4 whole twice SO4 6H2O. Dear students, the formula which is containing 6H2O are the water molecules in this salt. Now, principle behind this experiment is Mohr salt is a double salt containing ferrous sulphate and ammonium sulphate in equimolar amounts. प्यारे बच्चों, ये जो डबल साल्ट है इसमें हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं इसके अंदर, एक तो फेरस सल्फेट है और एक अमोनियम सल्फेट है जो कि उनके मॉलिक्यूलर मासेस के रेशियो में जुड़ा हुआ है. These two salts are mixed in the ratio of their molecular masses containing a little sulfuric acid. This solution is evaporated to crystallization point and kept aside undisturbed for some time. We can get light blue or green colored crystals of Mohr salt. प्यारे बच्चों, ये जो डबल सॉल्ट है हमारे पास मोहर सॉल्ट है, इसका ये जो है वो इसमें दो हमारे पास सॉल्ट्स हैं, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट है. इसको हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक जो है हम इसको गर्म करते हैं, जिससे हमें नीले कलर के, हल्के नीले कलर के या हल्के हरे रंग के जो है वो क्रिस्टल्स हमें प्राप्त होते हैं, मोहर सॉल्ट क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो भी आप ज़रा ध्यान से इसमें नोट कर लीजिए. जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसमें हमारे पास पहला जो सॉल्ट है वो है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2. उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 278 है. वो कंबाइन करता है अमोनियम सल्फेट से NH4 होल ट्वाइस SO4, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 132. ये दोनों सॉल्ट जो हैं वो क्रिस्टलाइज होकर मोहर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट को बनाते हैं, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट है 392 और इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O प्लस एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है. तो ये केमिकल इक्वेशन मुझे उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी. प्यारे बच्चों, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो मैं ऑपरेटर्स एक एक करके आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से इसको नोट कर लें और इस ऑपरेटर्स को भी ध्यान से देख लें. आवर फर्स्ट ऑपरेटर्स इज 250 ml बीकर्स. दीज आर 250 ml बीकर्स. ये बोरोसिल के होते हैं. ये 250 ml बीकर्स हैं जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं. आवर नेक्स्ट ऑपरेटर्स इज चाइना डिश. ये चाइना डिश है, ये हीटिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको इसमें वेपोरेशन करते हैं. दिस इज नोन एज चाइना डिश. आवर नेक्स्ट ऑपरेटर्स इज ग्लास रॉड. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ग्लास रॉड. दिस इज यूज्ड फॉर स्टिरिंग द सोल्यूशन एंड इट हेल्प्स इन डिजॉल्विंग दी सॉल्ट्स. ये सोल्यूशन को घोलने में हमें मदद देती है और दिस इज नोन एज द ग्लास रॉड. आवर नेक्स्ट ऑपरेटर्स इज फनल. ये कांच की बनी हुई है एंड फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, छानने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे. उसके बाद फिल्टर पेपर है. दिस इज फिल्टर पेपर. इसको हम इस प्रकार से मोड़ कर एक कोन शेप में इसको हम बना देते हैं और इसी के द्वारा फिल्ट्रेशन की जाती है. इसी से हम फिल्टर इसको करेंगे. उसके बाद वायर गाज. ये वायर गाज है. वायर गाज की जगह हम सैंड बाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वायर गाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाती है. ये वायर गाज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट हीटिंग अगर हम करेंगे तो कांच का बीकर या चाइना डिश टूट सकता है, इसलिए वो डायरेक्ट हीटिंग से जो है नुकसान ना हो, इसलिए ये वायर गाज का इस्तेमाल हम करते हैं. दिस इज नोन एज वायर गाज. आवर नेक्स्ट ऑपरेटर्स इज ट्राइपॉड स्टैंड. दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड. इस पे रख के हम इसको गर्म करेंगे. ट्राइपॉड स्टैंड ये लोहे का बना हुआ है, आयरन का है. ट्राइपॉड स्टैंड. आवर नेक्स्ट ऑपरेटर्स इज स्पिरिट लैम्प. दिस इज नोन एज स्पिरिट लैम्प. ये इसका कवर है, इसको हम ढकते हैं ताकि इसमें जो लिक्विड है या स्पिरिट है वो उड़ ना जाए, और इसको हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं.
इंस्टेड ऑफ स्पिरिट लैम्प वी कैन आल्सो यूज़ बंसन बर्नर। अगर आपकी लैब में बंसन बर्नर हैं तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में है हमारे पास वॉश बॉटल। दिस इज़ नोन एज वॉश बॉटल। ये कोई चीज़ धोने में या कहीं पर पानी की आवश्यकता हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बनी हुई वॉश बॉटल, दिस इज नोन एज वॉश बॉटल। तो प्यारे बच्चों, आपने इनका जो सभी अपरेटस हैं इनको आपने नोट कर लिया होगा और देख लिया होगा ध्यान से। नाउ वी मूव ऑन टू दी केमिकल्स रिक्वायर्ड। अब इस अपरेटस में जो है वो हमें केमिकल्स भी चाहिए होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमें केमिकल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। केमिकल्स जो हैं वो कौन से हैं, यू कैन नोट डाउन। केमिकल्स रिक्वायर्ड, फर्स्ट केमिकल इज FeSO4 7H2O। इट इज़ रिक्वायर्ड इन 10 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। ये है फेरस सल्फेट जो कि हमें 10 ग्राम जो है इसकी मात्रा चाहिए। दिस इज द फेरस सल्फेट। सेकेंड केमिकल रिक्वायर्ड इज अमोनियम सल्फेट। दिस इज अमोनियम सल्फेट विच इज रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली 5 grams. Third chemical required is dilute sulfuric acid. This is dilute sulfuric acid. This is added to prevent the oxidation of ferrous into ferric ions, and quantity required is 2-3 ml. This much quantity we require, or we can use 5 to 6 drops of dilute sulfuric acid. And the last chemical required is ethyl alcohol. This is ethyl alcohol, and we can use 2-3 ml of ethyl alcohol is required. This is used for washing the crystals, because Mohr salt is soluble, highly soluble in water, so we wash the crystals by ethyl alcohol. Dear students, अब आपने सामान अपना सब नोट कर लिया होगा। जो जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आपने नोट कर लिया, जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने इसमें नोट कर लिए होंगे। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर पर आते हैं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे है। तो सबसे पहले अब जो पहला हमारा स्टेप होगा वो होगा, टेक अबाउट 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर एंड बॉयल इट फॉर 5 minutes टू एक्सपेल डिजॉल्व्ड एयर, अदरवाइज इट में ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। तो सबसे पहले हमें जो 50 ml के करीब डिस्टिल वाटर लेकर उसको 5 मिनट तक बॉयल करना है, ताकि उसके अंदर की जो हवा है वो निकल जाए। ये हवा क्या करती है कि जो फेरस सल्फेट आयंस को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। तो उसको करने के लिए अब हम ये पहला जो है इसको स्टेप को करेंगे। ये मैंने स्पिरिट लैम्प को जलाया है। इसका आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी हाइट ऑफ दी ट्राईपॉड स्टैंड। ये ऊंचा नीचा होगा तो इसको आप एडजस्ट करने के लिए नीचे सपोर्ट लगा सकते हैं। दिस इज वायर गाज। दिस विल प्रिवेंट योर बीकर फ्रॉम ब्रेकिंग। तो अब हम इसको पानी को जो है वो करीब जो है वो 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करते हैं, ताकि इसके अंदर की जो हवा है वो निकल जाए, और ये हवा जो है वो फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर सकती है, इसलिए हम इसको गर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये गर्म हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बॉइल्ड डिस्टिल वाटर फॉर 5 minutes। एज यू कैन सी हियर, इट्स बॉइलिंग फॉर 5 minutes। नाउ दिस इज सफिशिएंट। इसको बुझा देंगे। एंड नाउ वी यूज़ दिस वाटर फॉर द डिसोल्यूशन पर्पस। ये पानी जिसमें कि हमने ऑक्सीजन को एक्सपेल कर दिया है, एयर को एक्सपेल कर दिया है, इस पानी को अब हम डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने दोनों साल्ट्स को मिला लिया है। अब ये पानी जो है हम इसमें डालेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, और इसको हम कोशिश करेंगे मिनिमम अमाउंट में हम इसको डिज़ोल्व कर सकें, लाइक दिस।
with constant stirring. We will add water, and constant stirring we will try to dissolve both the salts. You can see the salt is dissolving. Dissolve the salt by constant stirring in the beaker. We will add little bit more water. क्योंकि अगर आप इसमें एक बार ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर आपको वेपोरेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, उसमें टाइम लगेगा. सो ट्राई टू डिज़ोल्व द सॉल्ट इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर. लगभग ये डिज़ोल्व हो गया है. लगभग ये डिज़ोल्व हो गया है और इसका कलर भी आप देखिए कि ग्रीन है. अगर ये येलो हो जाता है तो इसका मतलब आपकी जो है ऑक्सीडेशन हो चुकी है, फिर आपको दोबारा करना होगा इसको. तो अब ये डिज़ोल्व हो गया है, इसको थोड़ा हिला लिए. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व. नाउ डियर स्टूडेंट्स, as you can see, this solution is not clear. It contains some suspended particles, suspended impurities. We have to filter it out. इसका हम फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि इसमें जो अनडिजॉल्व्ड impurities हैं वो रिमूव हो सकें. Now we will do the filtration process. For that, we can use a tripod stand or we can use this type of arrangement also. For the filtration we use funnel. We can use funnel. And a china dish. We can adjust the length of the funnel. Now we will filter this. We will filter the solution to remove the suspended impurities, undissolved impurities. Undissolved impurities जो हैं वो filter paper में रह जाएंगी and we will get clear solution. जब भी इसको फिल्टर करें तो एक बात का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गर्म या बॉइलिंग वाटर इसमें ना डालें, नहीं तो ये फ़िल्टर पेपर के फटने का ख़तरा है. ये फ़िल्टर पेपर ब्रेक हो सकता है, फिर आपको दोबारा फ़िल्टर करना पड़ेगा.
इसमें कुछ समय लगेगा आपके, लगभग 5 मिनट, ये सारा फिल्टर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन हम इसलिए करते हैं कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं ये फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आड़े आती हैं और क्रिस्टल हमारे क्लियर नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है कंसंट्रेशन टू द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। अब हम इस फिल्ट्रेट को क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हम इसको कंसंट्रेट करेंगे बाय हीटिंग। नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन हीट इट। दिस इज योर स्पिरिट लैम्प। इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है हमारा नियर कंप्लीशन पर है, ख़त्म होने वाला है। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हम हीट करने के बाद ही हम इसको जो है वो ये कहेंगे कि इसमें अब क्रिस्टल बनने लायक हो गए हैं। तो नाउ वी विल हीट दिस फिल्ट्रेट टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। दिस इज योर क्लियर सोल्यूशन विच वी हैव फिल्टर्ड। इसको अब हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक इसको हीट करेंगे। अगेन वी विल यूज़ दी वायर गैस। अगर वायर गैस आप नहीं लगाएंगे तो चाइना डिश जो है वो डायरेक्ट फ्लेम में ब्रेक होने का रिस्क है। तो वायर गैस का इस्तेमाल आप जरूर करें। वायर गैस इसको ब्रेक होने से बचाएगा और इसको काला भी नहीं होने देगा। चाइना डिश जो है वो काली भी नहीं होगी आपके नीचे से। तो अब हम इसको क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर के क्रिस्टल बनने स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। तो उस पॉइंट का जो है हम पता कैसे लगाएंगे? क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जो है वो आ चुका है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? हम इसमें जो है वो ग्लास रॉड को डिप करके और फूंक मारेंगे, इसको ठंडा करेंगे फूंक से। अगर इस पर आपको क्रिस्टल्स जो हैं वो कुछ दिखाई दें, कुछ दानेदार चीज़ दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, crystallization point can be tested by dipping an end of a glass tube into the hot solution and then by blowing air over it by mouth to cool it. If a solid crust is formed, the crystallization point is reached. So, as you can see here that crystallization point has not reached yet. It means this solution required more heating and more evaporation. तो इसको evaporation तक जो है वो heat करेंगे। Again we will test it. Still the crystallization point has not reached yet, so this solution requires some more heating. Dear students, we will again test the crystallization point. Now you can see small crystals are deposited on the glass rod, so it means the crystallization point has reached. So students, we will not heat it over the crystallization point, so we will remove the spirit lamp, allow it to cool somewhat. Now if we want to get the bigger crystals, we should allow this china dish to cool slowly by keeping it, and we should always cover the china dish so that the impurities from the air may not mix with the crystals. So we can keep it like this. If we want
small crystals and faster cooling, we can also use a beaker full of water and put this chana dish over the beaker. But I will recommend that this cooling should be slow, you will get very good crystals. This complete process will require at least 24 hours. For the complete crystallization process, you will get light green or blue color crystals will be obtained. Now, when the crystals appearing, the fourth process is decanting the mother liquor and drying of crystals. You can see that the crystals will appear after 24 hours. The liquid over the crystals should be decanted and crystals be collected on the filter paper and they should be dried over the filter paper. Drying of crystals. Before drying of crystals, I will recommend that the crystals should be washed with 2-3 ml of ethyl alcohol to remove the mother liquor sticking to the crystals. This is ethyl alcohol. After decanting the mother liquor, we will use the ethyl alcohol to wash the crystals, and you will get these type of crystals. They should be dried in this way. Put the crystals on the filter paper and put another filter paper over it and dry it. Dear students, you will get this type of crystals. The yield of these crystals may be 12 to 14 grams. This is a good yield. Color of the crystal is light green. As you can see, the color of the crystals are light green. I will show you some of the crystals. By that you may be able to judge their shape. This is a very good crystal and the shape of the crystal is monoclinic. You can see here this crystal, the shape of the crystal is monoclinic. Another crystal you can see, this is the crystal of the Mohr salt or the ferrous ammonium sulphate. Now, our experiment is complete, but before completing it, I must tell you the precautions which are required to the experiment. The first precaution is, if ferrous sulphate provided to you has pale yellow color, reject it and ask for the fresh one with light green color. As I already shown you, this type of ferrous sulphate should not be used. Always use good quality ferrous sulphate. The second precaution is, do not forget to add dilute H2SO4 while dissolving FeSO4, as it prevents its hydrolysis to ferric hydroxide. We should add sulfuric acid, otherwise the experiment will not be completed. The third precaution is, use boiling water for dissolving salts to avoid oxidation of ferrous ion to ferric ion by dissolved oxygen in. As you can see, I have boiled the solution, and then that boiled solution, the boiled distilled water is used for dissolving the salts. Do not heat solution strongly for longer time. This may oxidize some of the ferrous sulphate to ferric sulphate. The fifth is, do not concentrate the solution too much, otherwise it will give a solid mass instead of crystals. बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट से ऊपर हमें इसको हीट नहीं करना है. जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाता है, वो आपने ग्लास रॉड डाल के इसको देख लेना है. जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाता है, आप इसको बंद कर दीजिए हीटिंग. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, एक सॉलिड मास बन जाएगा, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो पाएगा. इफ़ द सॉल्यूशन टर्न्स येलो ड्यूरिंग कंसंट्रेशन, थ्रो इट एंड स्टार्ट अगेन. अगर कंसंट्रेशन के दौरान आपका सॉल्यूशन येलो हो जाता है तो उसको फेंक दीजिए and start from the fresh. Cool the concentrated solution slowly to get large crystals. Rapid disturbance of solution may change the shape, size and quality of crystal. जैसे ये चना डिश रखी है यहाँ पे, तो इसको आपने हिलाना नहीं है. 24 hours जो है वो आपने इसको रखना है. Cover the chana dish with the anything. Now ninth is the press the crystals between the folds of filter paper gently. अगर आप जेंटली वाइड इसको बहुत तेज़ी से प्रेस कर देंगे तो ये क्रिस्टल जो है ब्रेक हो जाएंगे. तो ऑलवेज प्रेस दी फिल्टर पेपर जेंटली ओवर दी
crystals. इसको हमने ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जेंटली सुखाना है. अगर ये गीला हो जाता है, चेंज इट. Now students, at the last we are going to tell you some viva questions with their answers. Our first question is, what is crystallization point? Answer to this question is, it is a technique of forming crystals by cooling an undisturbed hot solution of a substance in water or other solvents. Second question is, what is the principle of crystallization? When a hot saturated solution of a substance cools, the excess of dissolved substance is thrown out because solubility of a solid decreases with the decrease in the temperature. Third question, what do you understand by mother liquor? The saturated solution that is left when crystallization is complete is known as mother liquor. What is seeding? Seeding is a method to start crystallization by suspending a crystal of a substance in the saturated solution. Our fifth question is, what do you understand by water of crystallization? Answer, a hydrated crystal contains a definite number of molecules of water combined with each molecule of compound. This definite number is called the water of crystallization. Name some crystals which do not contain water of crystallization, that is KMnO4, KNO3, NH4 whole twice, SO4. Seventh question is, what is meant by double salt? Answer to the question is, a double salt is formed when two salt crystals crystallize out together in simple molecular proportion with fixed number of molecules of a water of crystallization. It ionizes in water as two distinct salts. Our eighth question is, name the ions present in Mohr salt solution. The answer is Fe2 plus, NH4 plus, SO4 negative. Thank you. Dear students, अब जो है आपने इसको देख लिया होगा और उम्मीद है कि आप अपनी लैब्स में जाकर इसी प्रकार से आप इन क्रिस्टल्स को बना सकते हैं. धन्यवाद.